नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ और यूसीएन न्यूज़ लगातार जो महाराष्ट्र में महाचुनाव हो रहा है उसको लेकर कवरेज कर रहा है। हम खुद भी चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसे बहुत पेचीदा कहा जा रहा है और बहुत ही इसमें पेचीदगियां हैं और समझकर हम हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो चुनाव है किस तरीके से है, कौन से मुद्दे हैं, किस तरीके से चुनाव परिणाम होगा और जिस तरीके से हर सीट पर अलग अलग तरह की राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अंतिम रिजल्ट किस तरीके से आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। और चूंकि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर जब चर्चा होती है तो विदर्भ का जो इलाका है या विदर्भ की जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति का या सत्ता के गलियारे का जो रास्ता है वो विदर्भ से होते हुए जाता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नागपुर जिले में, नागपुर जिले के ग्रामीण भाग में और विदर्भ में आखिर किस तरीके से राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रघुनाथ सिंह लोधी सर, आप दैनिक भास्कर से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रवि गजभिये सर, आप नौराष्ट्र से हैं। ये दोनों विदर्भ में जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर लगातार नज़र रखते हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जो चुनाव हो रहा है, ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इससे पहले इतनी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में कभी चुनाव नहीं हुए, तो इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा चुनाव तो 2014 में भी हुआ था जब चारों प्रमुख पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और समय पर कैंडिडेट तय किए गए थे। लगभग वैसी स्थिति अभी भी है, पर इस बार मुझे लगता है कि ये सीट केंद्रित चुनाव होगा। सीटों के हिसाब से अलग अलग समीकरण बनेंगे और प्रमुख जो मुद्दे रहे हैं प्रदेश स्तर के या फिर राष्ट्रीय स्तर के, वो मुद्दे थोड़े से गायब होते दिख रहे हैं। हमारे साथ रवि सर भी हैं। रवि सर, ये बताइए कि आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? आप मराठी में भी बातचीत कर सकते हैं। नाही, मला वाटतं की यावेळेसची निवडणूक वेगळी आहे. याचं कारण असं आहे की हे पहिल्यांदा दोन मोठ्या पक्षांची फाटाफूट होऊन झाली होणारी निवडणूक आहे. त्यामुळे हे 3-3चं ते समीकरण आहे की 3 इकडे 3 इकडे, महायुतीकडे 3, महाविकास आघाडीकडे 3. त्यामुळे याच्यामध्ये तुमची शक्ती दाखवण्याचं कसं आणि तुमचं पक्ष तुम्हाला मतदार किती ओळखतात, तुम्हाला तुमच्या बाजूने आहेत हे दाखवण्यासाठी आहे. पण या दृष्टीने पण महत्त्वाचं आहे की कारण की ज्या पद्धतीनं राज्याचं राजकारण बदललं, राज्याच्या राजकारणामध्ये जो असंस्कृतपणा आला त्याच्यावर पण मतदार जे आहेत ते एकदम सायलेंट आहेत, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं वक्तव्य करत नाही. त्यामुळे अचानकपणे ह्या निवडणुकीचा निकाल अनपेक्षित पण येऊ शकतो. पण मला वाटतं की हे मुद्द्यांभोवती स्थानिक मुद्दे आणि असंस्कृतपणा आणि राजकारणातील जे काही वाईट प्रवृत्तीचा शिरकाव झालेला या गेल्या काही 5-6 वर्षांमध्ये, त्याच्यावर हे मतदार चौकसपणे मतदान करतील. मुद्दे कौन से दिखाई दे रहे हैं लोधी सर, की क्या मुद्दे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की जा रही है उसमें विकास को बताया जा रहा है, अपने विकास कामों को बताया जा रहा है और लाडली बहना योजना जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि लाडली बहना योजना इस चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन, जैसे कहा जाता है मध्य प्रदेश के बारे में कि वहाँ ये योजना जो है वो बहुत सफल रही और इस योजना की वजह से सरकार वापस आई, तो ऐसी स्थिति क्या महाराष्ट्र में भी होती हुई आपको दिखाई देती, या महाराष्ट्र बिल्कुल अलग राजनीतिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं? नहीं, लाडली बहन योजना का कुछ स्तर पर असर तो पड़ेगा, पर ऐसा है कि अभी कांग्रेस ने जो घोषणा किया है 3,000 रुपये वगैरह की, और जो दोनों तरफ से प्रचार हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है शांतता बनी हुई है महिला वोटर वगैरह में। अब महिला वोटर इनके प्रचार से कितने प्रभावित होते हैं वो देखना पड़ेगा, पर असर पड़ेगा इस योजना का। पर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें या विपक्ष को देखें, तो जिस तरीके से 2000 हाल ही में जो 24 में लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक नैरेटिव संविधान का बहुत ज़्यादा चला। अब इस बार सरकार थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सचेत दिखाई देती है, सचेत पड़ती है और अपनी बात रखती है, और ये जो नैरेटिव है इसको कहीं ना कहीं तोड़ने का एक तरीके से प्रयास करती हुई हमें दिखाई देती है और पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। आपको लगता है कि सरकार इस ओर से कामयाब हो रही है? क्योंकि एक नैरेटिव
ये भी विपक्ष के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि सरकार एक हाथ से तो पैसा दे रही है और दूसरे हाथ से पैसा ले रही है, और ग्रामीण भाग में ये जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है। नहीं, अब ग्रामीण भाग की अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रामीण में और भी योजनाएं हैं, जैसे किसानों के लिए योजना है। तो किसानों में आपको बता दूं, अपने जैसे पूर्व विदर्भ में धान उत्पादक किसान वगैरह है, उनको आपने सरकार ने बोनस जाहिर किया है। बोनस का ऐसा है कि भाई 2.5 एकड़ पे आपको 25,000 रुपये देना है। पर ऐसा है कि आप जब धान लेंगे उसके बाद में बोनस देंगे, पर सरकार ने, आप उसको प्रलोभन कहिए या फिर चुनावी फंडा कहिए, उनका 25,000 रुपये सीधे दे रहे हैं उनको। तो हम लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं, पर उन पैसों की बात नहीं कर रहे जो किसानों को जा रहा है, मजदूरों को जा रहा है, छोटे लोगों को जा रहा है। सरकार ने चुनाव के पहले भरपूर पैसा दिया है। उस पैसे को किस रूप में मतदाता देखते हैं, उससे उल्टा रिएक्शन आता है उनका या फिर उससे प्रभावित होते हैं, वो चुनाव में देखना होगा। रहा सवाल संविधान का विषय, मुझे लगता है कि लोकसभा का मुद्दा अलग था, अभी जो है स्थानीय मुद्दे रहेंगे। सरकार की जो तोड़फोड़ वाला विषय वो तो रहेगा ही रहेगा, दोनों तरफ से रहेगा। ये लोग कहेंगे कि भैया हमको तो 2019 में महायुति को बहुमत मिला था, हमारी सरकार को इन्होंने अपहरण किया, और ये लोग बोलेंगे कि भैया ये लोग 40 लोगों को खरीदा है। ये तो चल ही रहा है, पर स्थानीय मुद्दे उठेंगे। संविधान जैसे मुद्दे इस बार ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। सर, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं और कौन सा नैरेटिव है? नैरेटिव दोनों तरफ से सेट किया जा रहा है और अपने अपने नैरेटिव को बहुत ज़्यादा मजबूत बताया जा रहा है। तो 2024 में तो संविधान बहुत बड़ा फैक्टर था। भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष दल है वो भी खुद इस बात को मानते हैं। कई सीटों पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरीके का नैरेटिव अब भी तैयार किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है वो अब भी जीवंत है, जनता के बीच में काम कर रहा है, या कोई अलग तरह की चर्चा हो रही है और लोकसभा से इतर विधानसभा चुनाव के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं ज़मीन पर? 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ झालेला आहे, लोकसभेची निवडणूक झाली आहे आता. त्यावेळेस हा नॅरेटिव्ह सेट केला असं म्हणायचे. पण काय होतं की ज्या पद्धतीनं संविधानाचा मुद्दा हा आतमध्ये झिरपला आणि जो राग होता मतदारांमध्ये की हे 400 पार जे म्हणतात, नेमकं यावर कशा पद्धतीचं यांची भूमिका आहे, म्हणजे पडद्याआड भूमिका काय आहे किंवा मग यांच्या मनात काय नेमकं. तर त्यांनी ज्या व्यक्तींनी, भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी या संदर्भातलं वक्तव्य केलं त्या व्यक्तींवर कधीच कारवाई झाली नाही. हा जो मतदार आहे, संविधानाला मानणारा, लोकशाहीला मानणारा, तो मतदार हा फार सजग असतो. तो बघत असतो की या संदर्भात त्या संदर्भातलं काय डिसिजन घेतलं नाही. पण कुठल्याही अशा मोठ्या नेत्यांवर ज्यांनी आरोप केले किंवा ज्यांनी अशा पद्धतीची भूमिका घेतली होती त्यांच्यावर कुठली कारवाई केली नाही. त्यामुळे तो मुद्दा फार आतमध्ये झिरपला होता. त्याचे परिणाम हे झालं की लोकसभेमध्ये 400 पारचा तो वेगळा, पण त्यांना 2014मध्ये पण जेवढं मिळालं त्यापेक्षा कमी मतं मिळाली. त्यामुळे हा संविधानाचा मुद्दा परस्पर पार गेलेला असं म्हणता येत नाही. कारण की आजही संविधानासंदर्भातली चर्चा देशभर होत आहे, सगळ्या स्तरावर होता है, अनेक संगठना कार्यरत है, अनेक कांग्रेस तो खुले तौर पर उसको लेके इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है. पुरोगामी लोकशाही, पुरोगामी संघटना आहेत, काही सामाजिक संघटना आहेत, त्यांच्या व्यासपीठावर ह्या भूमिका मांडता येतात. नागपुरातही मांडला आहे, महाराष्ट्रात अनेकदा 2-3 संघटनांनी भूमिका मांडलेल्या आहे. मला वाटतं की या सगळ्या संघटना आहेत त्यांच्या पद्धतीनं काम करतील. पण संविधानाचा मुद्दा जेव्हा संविधानाची गोष्ट येईल, आता पहा याचं काय होतं की संविधानाचा मुद्दा आला, त्यासोबत या लोकांनी अर्बन नक्षलचा मुद्दा छेडला. आता याच्यामध्ये आता अर्बन नक्षल नेमकं काय, तर अर्बन नक्षलमध्ये बघा की जे शहरात असून जे नक्षल विचारांना पाठिंबा देतात किंवा समर्थन करतात अशा विचार. आता ही सगळी गोष्ट जी आहे ते पुरोगामी संघटनेत काम करणारे कार्यकर्ते जे आहेत त्यांना रुचली नाही. आणि राजकीय पक्ष जे लोकशाहीचं समर्थन करतात किंवा संविधानाला मानतात किंवा अप्रत्यक्षपणे संविधानाचे प्रचार करतात अशा संघटना कधीही म्हणतात. हा अर्बन नक्षल हा जो विषय जो आणला तो ऐन निवडणुकीत आणलेला विषय आहे. यापूर्वी पण आणला, वोट जिहाद पण मुद्दा आणला. म्हणजे नवनवीन मुद्दे, नवनवीन शब्द जे आहे तो प्रयोग होतो आहे महाराष्ट्रातल्या राजकारणामध्ये. आणि ते कोण करतायत तर एक विशिष्ट प्रकारचा वर्ग करतो आहे, विशिष्ट प्रकारचे पक्षातले नेते करत आहेत. यामुळे काय होतं की या पुरोगामी संघटना ज्या प्रत्यक्ष समाजातल्या प्रत्येक घटकाशी जोडलेल्या आहेत, ज्यांचे कॉन्सेप्ट एकदम क्लिअर असतात, तर त्या लोकांना हे रुचलं नाही आणि त्या पद्धतीने ते प्रचार करतात. त्यामुळे मला वाटतं की हे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे पण येतील शेवटी. आणि दुसरं याला जोडून की विकास, की तुम्ही हे मान्य करायला पाहिजे की महाविकास आघाडीच्या तुलनेमध्ये महायुती, म्हणजे विशेषतः जेव्हा शिवसेना होती, भाजप होतं सत्तेत, त्यांची निर्णय घेण्याची क्षमता जी आहे ना ते फार गतिशील आहे. लोकांना कळते की एखादी जर आपण एखादी योजना किंवा एखादी डिसिजन घ्यायचा असला तर त्याची इम्प्लिमेंटेशन कसं असते.
तर ज्या पद्धतीची फाईल मूव्ह होत होती काँग्रेसच्या काळामध्ये ती फाईलच्या त्या तुलनेत महायुतीच्या काळात फाईल मूव्ह होत आणि डिसिजन फास्ट झाले आहे ते लोकांना माहिती आहे. पण त्यामागे कशा पद्धतीने फाईल मूव्ह होतात यावर पण लक्ष द्या. तर सोबत जोडून आता योजना आणलेल्या आहेत. योजना हे का कसं ते रेवडी म्हणतात, लोकांना प्रलोभन देतात. तर योजनांकडे पण लोक पाहतात की बा खरंच हे जर 1,500 देत असतील आम्हाला ते 3,000 देतील स्वाभाविक आहे, तर ते लोक त्याकडे वळतील. पण महिला जे वोटर आहे ते वोटर सायलेंट आहे. तुम्ही जर कुठल्याही कुटुंबातल्या कुठल्याही व्यक्तीशी बोला तर ते हे म्हणतात की बा आमच्या घरच्या महिलांना आम्ही सांगतो पण ते आमच्या काही ऐकत नाही. अशी जे सोशल मीडियावर जे काही व्हायरल झालेलं आहे ते काही प्रमाणात खरं आहे. आणि मला वाटतं की महिलाला कसं आहे की ते पैसे बांधून ठेवतात घरी. म्हणजे जर आपल्या घरातला कुटुंबात प्रमुख जर का कोणी पैसे आणले खरं घरखर्चाला दिलं तर ते राखून ठेवतात, हातचे ठेवतात. त्यामुळे 1,500 रुपये 3,000 देत असतील तर ते प्रलोभन एक प्रकारचं आहे. पण ते महिलांना ते कसं पद्धतीने घेतात त्याच्यापर्यंत त्या मतदारांचं. पर लाडली बहना योजना जो है वो काम तो कर रही है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो महाविकास आघाड़ी के द्वारा भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें भी ये कहा गया कि हम बढ़ाकर 3,000 रुपये देंगे. कसं आहे की तुम्हाला सरकार असलं की ते तुम्हाला ते सगळ्या काम ते प्रलोभन द्यावं लागतं. आता राजकारण बदललेलं आहे. आधी विकासाचं राजकारण, आधी तत्वांचं राजकारण होतं, आता हे प्रलोभनाचं राजकारण आहे. प्रलोभनाच्या दिशेने आपण चाललेलो आहे. कुठलाही पक्ष हा आपल्या खिशातनं देत नाही, तो आपल्या करामधलं दिलेला पैसा असतो. त्यामुळे तो त्या पद्धतीनं त्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न करतात. आता ही योजना द्यावी, आता यांनी दिली म्हणून हे देत आहेत, पण त्यामागे तरतूद कुणी करणार आहे? जे कोट्यवधी आता 46,000 कोटीची तरतूद तुम्हाला लाडली बहीण योजनेसाठी महायुतीला करायची, पण केलं का? त्यांनी बजेट सादर केलं, बजेटमध्ये घोषणा केली आणि सरळ त्यांनी लागू केलं. पण तो पैसा कुठून आला? तर त्यांनी पैसा राज्यातल्या इतर विभागांना, ज्या विभागांकडे तरतूद होती, म्हणजे त्यांना ते नियमानुसार ते द्यावंच लागतं त्या विभागाला, त्या विभागातले निधी वळता केला. आता आम्ही पण सर्वसामान्य माध्यमात काम करतो. आम्ही पण नेत्यांना विचारलं की तुम्ही 3,000 देतात काँग्रेसच्या नेत्यांना, तुम्ही 3,000 देतात तुम्ही लोकांना, तुम्ही तिकडे 10,000 म्हणताय, 4,000 म्हणताय, हे जर 1,000 देते तुम्ही 3,000 देतात, मग तुम्ही करणार कुठे तरतूद? इथं 46,000 कोटी जर तुम्हाला 1,500 रुपये ज्या महिन्याच्याकडे द्यावं लागते तेव्हा तुम्हाला खर्च होते, तुम्ही एवढी मोठी तरतूद कशी करणार आहात? तुम्ही मोफत बस कशी करणार आहात? तर यांच्याकडे तरतूद नाही आहे. पर जनता इस तरीके की चीज़ें सोच रही है कि ये योजनाओं का लाभ ही ले रही है सीधे तौर पे. नहीं, वो योजनाओं के बारे में तो बिल्कुल लोग विचार करेंगे, पर वो लाभ की योजना का जो विषय रहा है, जैसे तेलंगाना का मामला था, तेलंगाना में जितनी छूट दी गई थी किसानों को, महिलाओं को, उतनी शायद ही अन्य राज्यों को दी गई थी. फिर भी वहाँ की सरकार चले गई. तो कई बार कल्याणकारी योजनाएं भी जो है प्रभावी नहीं रहती. पर हाँ, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में हुआ उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि लाडली बहन योजना जो है यहाँ पर गेम चेंजर हो सकती. फिर भी गेम चेंजर किसके लिए होंगी ये बोला नहीं जा सकता. महिलाएं जो है उसको किस रूप में लेती है वो मतदान में दिखेगा. और ये अभी से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि महिलाएं किसके साथ में जाएगी, जैसा रवि सर ने कहा. अच्छा, सवाल एक ऐसा है कि विदर्भ में जिस तरीके से राजनीतिक स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से दिखाई देती है स्थिति? और भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत ज़्यादा फोकस है, देवेंद्र फडणवीस चूँकि यहाँ के, नितिन गडकरी यहाँ के हैं, विदर्भ के हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस है. और विदर्भ के बारे में ये भी कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता यहीं से जाता है. तो यहाँ की जो सीटें हैं, वहाँ की स्थितियाँ आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रह सकती हैं? क्या सरकार की कोई योजना यहाँ पर काम कर सकती है, या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमें चुनाव परिणाम दिखाई दिए उसका रिफ्लेक्शन या वो अंडर करंट अब भी मौजूद है और वो भी दिखाई पड़ सकता है? नहीं, अंडर करंट आप किस रूप में बोल रहे हो वो तो नहीं मालूम मुझे. पर ऐसा है कि विदर्भ का जो वातावरण है और यहाँ का जो क्या बोलेंगे उसकी सेहत है विदर्भ की, वो एकदम अलग है. 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने थे, तब भी उनके दिल में थोड़ी न थोड़ी खंत रही होगी कि उनको विदर्भ में उतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी गैर विदर्भ में मिली थी. और 2019 में तो पूरे पिछड़ गए, उनको कांग्रेस के से एक शायद पीछे रहना पड़ा. तो विदर्भ में ये नहीं बोल सकते कि पूरी खेती जो है बीजेपी के लिए उपजाऊ है करके. और रहा सवाल दोनों तीनों चुनाव का, जो हम विश्लेषण अगर करते हैं तो यहाँ बीजेपी ने किस तरीके से टिकट का वितरण किया है, क्या थोड़ा बहुत पक्षपात हुआ है, थोड़ी बहुत गुटबाजी हुई है इन लोगों में. ये भले बोलते रहे कि भी हमारे पक्ष में गुटबाजी नहीं है, पर गुटबाजी होती ही है. पिछली बार 12 जो इनके कैंडिडेट हारे थे उसमें रिबेल, निर्दलीय वगैरह भी जीते थे. उसमें यही बोला गया था कि भी 2 से 3 बड़े नेताओं का मतभेद जो था उसकी वजह से बीजेपी के लोग हारे.
तो ये चीज़ अभी भी है। अभी आप नागपुर शहर में देखिए, नागपुर ग्रामीण में देखिए, तो कैंडिडेट को लेकर जो विश्लेषक है वो सीधे बात कर रहे हैं कि भाई यार इनमें तो समन्वय नहीं था, अगर इनमें समन्वय रहता तो ये कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आता। मतदाता भी ये चीज़ देख रहा है। और वो खुले तौर पर जनता के बीच में अगर जनता बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचे तो वो जो सीटें हैं वो उसे समझ में भी आ जाएगी कि ये सीटें किस तरीके से स्थितियां आपको लगता है कि दिखाई देंगी रवि जी? नाही, विदर्भ हा आधी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, पण दरम्यानच्या काळामध्ये विदर्भात ज्या पद्धतीच्या काँग्रेसमध्ये गटबाजी झाली आणि नेत्यांचा स्वार्थीपणा जागा झाला, जेणेकरून पक्षांना ज्या पद्धतीने संघटन बांधली पाहिजे त्या तुलनेत ते मागे राहिले. भाजपनी फार मोठ्या प्रमाणात संघटन वाढवलं, कार्यकर्ते तयार केले, त्यांना संधी दिली काँग्रेसच्या तुलनेमध्ये, त्यामुळे भाजपचा पण वाढला. त्याचा परिणाम हा झाला की मग विदर्भ हा बालेकिल्ला नव्हता, भाजपकडे पण झडू लागला. पण विदर्भाची एक काय म्हणते पद्धत आहे. विदर्भ हा नेहमीच सगळ्यांना डोक्यावर घेत नाही. तुम्हाला जर का संधी दिली असेल तर त्या संधीचा कसा वापर करता तुम्ही त्याकडे मतदारांच्या नजर असते. आणि यावेळेसची स्थिती अशी आहे की 2019च्या तुलनेमध्ये काँग्रेस असो की भाजप यांनी नवीन चेहरे उतरवलेले आहेत. म्हणजे नवीन प्रयोग करतायत, हे काँग्रेस पण करतायत आणि विदर्भ पण करतायत. त्यामुळे मला वाटतं की यावेळी विनिंग सिच्युएशन आहे. काही मतदारसंघांमध्ये जे मोठे नाव आहेत ज्यांनी काम केले त्यांना संधी आहे, पण काही मतदारसंघामध्ये नवीन चेहऱ्यांना यावेळेस संधी राहू शकते. आणि मला वाटतं की यावेळेस थोडा महाविकास आघाडीच्या बाजूनं कल दिसतो काही मतदारांमध्ये. पण शेवटी मतदार आहे तो सायलेंट आहे, आपलं मत जे आहे ते EVM मध्ये देतो. आणि अद्याप एक आठवडा म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात आपण प्रचाराला आलो आहे. त्यामुळे आता प्रचार कशा पद्धतीने उसंडी घेईल, नेते कशा पद्धतीनं वागतील, प्रचार उमेदवार कशा पद्धतीने घरापर्यंत घेऊन जायला त्यांना आपल्याकडे आक्रोश करेल, याच्यावर बहुतांश फोकस असेल. रवि जी कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ में थोड़ा सा विदर्भ का झुकाव इस बार दिखाई दे सकता है। और जो मुद्दों की बात कर रहे थे कि 7 दिन बचे हुए हैं, कौन से मुद्दे आएंगे चुनाव प्रचार के दौरान, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कटेंगे तो बटेंगे इन दिनों खूब महायुति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा भाजपा को होता हुआ दिखाई दे सकता है क्या चुनाव में? कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दे को लेकर कल गडकरी साहब ने बोला है कि भी महाराष्ट्र में ही असर नहीं करेगा। और विदर्भ की तो जैसे गजबी जी ने बताया, यहाँ का नेचर ही अलग रहा है, यहाँ के मतदाता सब शिक्षित लोग हैं और वो उनका जो डिसीजन रहता है बिल्कुल मैजिक रहता है। लोकसभा चुनाव में वही देखा गया, पहले चरण में जब प्रचार शुरू हुआ तो सीधे मोदी जी को और बीजेपी के सारे बड़े नेताओं को पता चला कि यार हवा थोड़ी अलग चल रही है। तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा मुद्दा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। दूसरा, महाविकास आघाड़ी की जो बात है तो उनमें भी थोड़े मतभेद हैं, महायुति में भी मतभेद हैं, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। 15-16 के बाद में कुछ कैंडिडेट इधर से उधर होंगे, कुछ उनके छुपे हुए पत्ते जो है सामने आएंगे, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम है, हलवा है, वहाँ पे आरक्षण का विषय है, समाज का विषय है, बीजेपी कांग्रेस का विषय है, सबकी प्रतिष्ठा दाव पर है। वहाँ पर एक पुणेकर करके कैंडिडेट है, उनको कोई लोग बोलते कि यार एक छोटा सा व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति कांग्रेस और बीजेपी में रहा है। अब वो व्यक्ति 15-16 के बाद में कौन सी भूमिका लेता है वो देखना पड़ेगा। ऐसे ही कम से कम 17 से 18 सीटें हैं विदर्भ में, जिसमें जो साइलेंट कैंडिडेट है वो, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पर वो 15-16 के बाद में वो निकलेंगे। हो सकता है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, हो सकता है पुणेकर कल बीजेपी के साथ में दिखे या कांग्रेस के साथ दिखे, नहीं हो ऐसा होना चाहिए। पर इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं ये किसी न किसी गणित के तहत सामने आते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रभावित करेगा। ये जो 17-18 सीटें हैं ये बड़ा मेजर फैक्टर हो सकती है, इस पर तो हमें अलग से चर्चा जो है वो करनी चाहिए। रवि सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे कि किस तरीके से पूरा चुनाव देखते हैं और कितनी सीटों में जो है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, चाहे हम गढ़चिरौली की देखें कि पिता और पुत्री मैदान में है, सावनेर की सीट में 2 भाई हैं आमने सामने, ऐसी कई जगहों पर बड़ी बहुत गजब के संयोग बने। तो इन संयोगों से क्या कुछ निकलेगा ये भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन
कितनी सीटें हैं विदर्भ में जिन पर अब भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या कुछ हो सकता है और मतदाताओं का कॉल क्या है? और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि जो टिकटों का बंटवारा और आवंटन देखा गया है, उसमें ये देखा गया है कि जातीय समीकरण को बहुत ज़्यादा फिट किए जाने की कोशिश की गई है। तो क्या ये जाति वाला जो मुद्दा है या जातीय समीकरण जो है वो इस चुनाव में भी काम करेगा, या विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव हो रहा है, या जो तोड़फोड़ की राजनीति हुई है उसके नाराजगी के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है? राजकीय पक्ष हा साधारणतः कुठलाही पक्ष असो तो म्हणतो की आम्ही जातपात पाहत नाही. म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी, म्हणजे निवडणूक आता जाहीर होण्याच्या पूर्वी ते जाती विरहित असतात. म्हणजे त्यांना कुठली जात नसते, काही नसते. पण जेव्हा निवडणूक जाहीर होते त्यावेळेस ते त्याच दिशेनं जातात. शेवटी हा सामाजिक विषय पण आहे निवडणूक पाहिलं तर. त्यामुळे कसं आहे की न कळतपणे किती त्यांनी जर म्हटलं की आम्ही जातीच्या संदर्भात, आता गडकरीजी उघडपणे बोलतात, योगीजी म्हणतात की बटेंगे तो कटेंगे, आणि दुसरीकडे त्यांचेच नेते म्हणतात की बा आम्ही जो जात दाखवेल त्याला लाथ मारा म्हणून, अशी जी भूमिका आहे. मला वाटतं की हे किती केलं तरी तुम्ही शेवटी तुम्ही त्या सामाजिक समीकरणावर होता आणि सामाजिक समीकरणानुसारच तुम्ही तुमची उमेदवारी देता. आता बद्दनापूरचं लोधीजींनी उल्लेख केला. हलबा समाज आणि मुस्लिम समाज तिथलं फार मोठा महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. काय झालं शेवटी की तुम्ही 15 वर्ष, म्हणजे 15 वर्षापर्यंतही भाजपचा आमदार होता तो कोण? हलबा होता. अचानकपणे हलबात तुम्ही उमेदवार काढल्यामुळे हलबा समाजात किती आक्रोश निर्माण झाला. मुस्लिम समाजांमध्ये पण किती आक्रोश झाला. त्यांनाही वाटतं ना त्यांचे प्रतिनिधित्व असावं. महाराष्ट्रात कुठं त्यांना लोकसभेमध्ये जागा मिळाल्या नाही. त्यांचा समाज फार मोठा आहे, फार मोठं मतदान आहे, तेही समाजाचा एक भाग आहे. त्यामुळे त्यांनाही वाटतं प्रतिनिधी मिळावं, पण त्यांना मिळालं नाही. त्यामुळे तो आक्रोश राहणार आहे. सामाजिक समीकरण हे राजकारणातलं महत्त्वाचं अंग आहे आणि त्याला कोणी नाकारून चालणार नाही. राहिली गोष्ट विकासाच्या संदर्भातली, ती विकासाचे मुद्दे आणि या सगळ्या गोष्टी मतदानापुढे आहे. आणि विदर्भातल्या ज्या 62 जागा आहेत, मला वाटतं आजही चित्र जवळपास 50% जागेवर चित्र स्पष्ट होत आहे. कारण की काही ठिकाणी प्रमुख लढती आहेत आणि त्या थेट लढती आहेत. पण काही ठिकाणी जे बंडखोर आहेत किंवा मग पक्षांच्या समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून उभे आहेत, जे सायलेंट आहेत, दिसत नाही आपल्याला, ते फार मोठे काम करतील. त्यामुळे मला वाटतं की साधारणतः आणखी 2-3 दिवस प्रतीक्षा करावं लागेल आणि त्यानंतर त्या सगळे होतील. पण विदर्भातलं चित्र जे आहे ते मला वाटतं की यावेळेस नवीन चेहरे देतील. विदर्भातले मतदार हा नवीन चेहरे पाठवणारा भाग ठरेल असं मला दिसतं चित्र. तो विदर्भ का जो मतदाता है वो कई नए चेहरों को विधानसभा में पहुंचाएगा और सत्ता की राजनीति में स्थापित करेगा, ऐसा दिखाई देता है. तो धन्यवाद रवि जी आपका और धन्यवाद लोधी जी आपका. तो अब हम सतत ये प्रक्रिया हमारी जारी रखेंगे और अलग अलग एस्पेक्ट पर पॉलिटिक्स के हम लगातार बातचीत करेंगे और विश्लेषकों की राय जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लगातार जब तक ये चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव की लगातार चर्चा होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे मुद्दे पता चलते हैं और चुनावी ज्ञान भी कहीं ना कहीं बढ़ता है. तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करने की मुझे यानी कि अपने दोस्त दिव्येश द्विवेदी को इजाज़त दीजिए. कैमरे के पीछे थे मेरे साथी लोकेश बोहिते. नमस्कार.